वेलकम बैक टू ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस। तो इससे पहले टॉम की बातचीत जो हो रही थी वो हो रही थी अल्टिया के बारे में, और कैसे दो सभ्यताओं को मर्ज किया गया, किसी का सिर किसी के धड़ पे लगाया गया, इस तरह की कुछ बातचीत हुई थी कि 32,000 अब 34,000 32,000 साल पहले, 32,400 कुछ साल पहले, समथिंग लाइक दैट, ये हुआ था। और उसके बाद अल्टिया अटलांटिस के बारे में बातचीत हुई थी। तो टॉम कहता है आप उस पर विश्वास करना चाहेंगे। हम आपको जो समझा रहे हैं वो ये है कि इसका नुकसान एक प्राकृतिक घटना के कारण हुआ, जो आपके महासागर, आपके भूकंप, जो प्रलय आया था। याद रखें कि आप एक भौतिक ग्रह पर रहते हैं। क्या आप समझ रहे हो? तो जॉन कहता है मतलब कि जो कुछ भी बदलाव आए, जॉन कहता है ठीक है, हम समझते हैं कि भौतिक ग्रह पर जबरदस्त उथल पुथल की पुनरावृत्ति होती रहती है, कि मतलब वो एक तरह से नए सिरे से शुरुआत करना, और मुझे लगता है कि ये उनमें से एक थी। तो टॉम कहता है लेकिन दुनिया के आपके धर्म इन उथल पुथल को देवताओं से जोड़ना चाहते हैं। मतलब आपके धर्मों में लोग ये समझते हैं कि ये देवताओं ने किया है, या देवताओं ने इसको प्लान किया है। तो जॉन कहता है हाँ। तो एंड्रू कहता है जैसे कि हम कहते हैं कि शिव प्रलय लाते हैं। शिव भोले बाबा है, वो क्यों प्रलय लाएंगे बिना मतलब के? तो एंड्रू कहता है वे वैसे भी बाढ़ की बात करते हैं। जॉन कहता है तो 11,000 साल पहले सृष्टि की धार्मिक कहानी बाढ़ से संबंधित हो सकती है। मतलब उस समय पर ये जो धार्मिक कहानी है उस काल की बाढ़ से संबंधित है। तो टॉम कहता है हाँ। अच्छा। तो अतिथि कहता है, कोई अतिथि आया हुआ था, वो कहता है क्या हवाई में कहुना की शिक्षाएं अल्टीम। तो कोई अतिथि आया हुआ था, वो कहता है कि वो जो हवाई में कहूना के लोगों की जो सीख है, जो वो लोग ज्ञान बात बताते हैं, क्या वो एल्टिया के लोगों के द्वारा नीचे उतरा हुआ ज्ञान है? तो टॉम कहता है उसके अंदर कुछ मिश्रण है, और वो लोग जो हैं वो कोहेन जनजाति के हैं। तो अतिथि कहता है अच्छा। तो अल्टियन काल में 12 से 17 हजार, अल्टियन काल जो था वो 12 से 17 हजार वर्षों तक चला। अल्टियन का असामान्य तकनीकी विकास कब समस्याग्रस्त हो गया, मतलब उनका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो थी, वो जो आ, वैज्ञानिक तौर पे जो उन्नति कर रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे, उसमें परेशानियां आनी कब शुरू हुई? तो टॉम कहता है अपने अंतिम 1000 वर्षों में, उनके आखिर के 1000 वर्षों में। तो अतिथि कहता है तो क्या उस समय से पहले ये काफी स्वस्थ सभ्यता थी? टॉम कहता है स्थिर नहीं थी, इसे आज मुंह की कॉलोनी भी कहा जाता है। अच्छा। तो इन लोगों को मुंह की कॉलोनी भी कहा जाता है, मतलब मुंह की सभ्यता। और अतिथि पूछता है और मुंह की कॉलोनी, इन लोगों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कि ये लोग मुंह वाले लोग कहाँ से आए? तो टॉम कहता है आशांत से। तो अतिथि कहता है जिसे हम अब प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, पैसिफिक ओशन, उस पर केंद्रित थी क्या? वहां पर थी। तो टॉम कहता है हाँ। ओह माय गॉड, रियली? मैंने तो सिर्फ अंदाजा लगाया था, लाइक मैं हमेशा ये समझती रही कि ये वहां पर थी। क्यों, ये मुझे नहीं पता, पर मुझे हमेशा लगा कि ये वहां थी। सो आई वाज राइट। गुड। तो जॉन कहता है इस अवधि के दौरान मुझे लगता है कि उनका अल्टिया के साथ खुला संपर्क था, मतलब अ, बातचीत और जो कुछ भी है वो चलता रहता था। जॉन कहता है
तो टॉम कहता है आकाश में यान की उपलब्धता मतलब उनके आसमानों में स्पेसक्राफ्ट हुआ करते थे, सब कुछ खो गया। फिर शुरू हुई इंसानियत दोबारा। फिर उसमें से निकले लोन्स, LOANNES, मतलब कि दोबारा जब इंसानियत की शुरुआत हुई तो उसमें लोन सभ्यता होगी कुछ। तो अतिथि कहता है मुंह की संस्कृति कब शुरू हुई? तो टॉन कहता है एटलांटिस के बसने और बाहर की ओर ट्रैक में उपनिवेशों के विकसित होने के बाद ये लगभग एटलांटिस जैसा ही समय था। तो वो कहता है कि उसी समय जब अटलांटिस चल थी सभ्यता, और अटलांटिस के बस जाने के बाद जब उनकी कॉलोनीज बनने लगी और अटलांटिस की तरफ से बाहर की ओर फैलने लगी, जैसे आज की डेट में दिल्ली फैल के गाजियाबाद, नोएडा, को गुड़गांव वगैरह वगैरह हो गया है। इसी तरह से अटलांटिस जब फैलने लगी और वो सभ्यता उसमें से अलग अलग कॉलोनीज बनने लगी, तब ये हुआ। और फिलीपींस के जो लोग हैं वो मुंह की सभ्यता के हैं और who live on islands in music skirts। और मुझे लगता है ये जो ये म्यूजिक स्कर्ट्स की बात कर रहा है, मतलब वो लोग जो स्कर्ट पहनते हैं म्यूजिकल, मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड की बात कर रहा है, क्योंकि स्कॉटलैंड में वो लोग म्यूजिक बजाते हैं और वो लोग स्कर्ट पहनते हैं। रेड इंडियंस भी कुछ ऐसा करते हैं। और कौन सी सभ्यता है मुझे नहीं पता, थाई वगैरह कुछ होगी तो आई हैव नो आइडिया। कोरिया, थाई, फिलीपींस के लोग मुंह के हैं। तो वो कहता है क्या आप पॉलिनेशिया की बात कर रहे हो? दूसरा कहता है क्या आप बाली की बात कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ। तो अतिथि थाईलैंड, सो बाली आई थिंक इज इन थाईलैंड, राइट? तो अतिथि और कहता है कि और अंत में वे अल्टिया के लोगों के साथ जुड़ गए और उनके साथ विलीन हो गए, मतलब उनके साथ मिल गए। तो टॉम कहता है वो अल्टिया के ही थे मूल रूप से, जिन्हें आशान ने वरीयता दी थी, मतलब कि आशान में जिनकी पैदाइश हुई थी और फिर वो अटलांटिस बना और फिर अटलांटिस से वो बाहर की ओर फैले। इस तरह बहुत सारे लोग जो थे वो अटलांटिस के जो थे वो आशान के थे, और यहीं पर उनका जैसे बीज एक तरह से डला हुआ था। तो एंड्रू कहता है कि वो हॉक जो थे, हॉक के लोगों का अटलांटिस से कुछ लेना देना था। तो टॉम कहता है जिसे आप लोग 11,000 BC कहते हो, मतलब कि जीसस से पहले का समय, जीसस के पैदा होने से पहले का समय, एक कोई मतलब जैसे देयर वाज अ रिटर्न, मतलब कि कोई लौटा था एक तरह से। मैं बताती हूँ, देयर वाज अ रिटर्न, वापसी हुई थी, और हॉक और उसके लोग हर समय रुके थे और पृथ्वी के लोगों के दिमाग में अलग अलग प्राणी थे। हॉक के लोग जो थे वो यहीं पर थे सारा समय, पर कुछ लोग लौट कर आए थे, और धरती के लोगों के हिसाब से वो लोग ये सोचते हैं कि वो सब अलग अलग थे क्योंकि वो लौट कर आए थे। तो जॉन कहता है कि इस दौरान क्या इस अल्टियन सभ्यता के लोगों के पास वो था जिसे हम सामान्य विरह मानते हैं, वीर, नॉर्मल बर्थ। तो बर्थ, तो ये नॉर्मल बर्थ था या मतलब नॉर्मली जैसे बच्चा पैदा होता है उस तरह से हुए थे, और एक सामान्य जीवन चक्र से गुजरे क्या, जैसे हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, क्या इस तरह से हुआ था अल्टियन की सभ्यता के साथ? तो टॉम कहता है नहीं, ज्यादा करके लोग जो थे
वो नॉर्मली पैदा हुए, आर द बिगिनिंग ऑफ लाइफ जो द पर्सन हैज कम टू लर्न। जो नॉर्मली पैदा होते हैं, उन वो यहाँ पर कुछ सीखने आते हैं। हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनके पैदा होने का मतलब है कि उनकी आत्मा का एक तरह से जन्म हो रहा था, जो यहाँ पर सेवा करने आए थे। वो यहाँ सीखने नहीं आए थे, वो यहाँ सेवा करने आए थे। और एक तरह से उनकी आत्मा का जन्म हुआ था। जैसे आप ये कह सकते हो कि जैसे एक जानवर के अंदर आत्मा आई और उसने इंसान का पहली बार जन्म लिया। एक रैंडम एग्जाम्पल के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये वो लोग हैं जिनके मूल में निश्चित इरादा होता है, मतलब कि वो जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। और उप्स, ओके, ये नीचे चला गया। ओके, नॉर्मल बर्थ वर, जब ऐसे लोग जो थे उन्हें ईश्वर का अम, ईश्वर की स्थापना एक तरह से धरती पर हो रही है, ऐसा लोगों ने समझा। When beings like this were recognized as a founder or as a god, as in the case of Horus, these are beings that know themselves and have a different intent within their core. When beings like this were recognized, मतलब उन लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने, कि उन लोगों को भगवान बना दिया कि तुम यहाँ पर हमारी मदद करने आए हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं वगैरह वगैरह। तो उन्हें भगवान का नाम दे दिया। जैसे कि इजिप्ट में होरस को इन लोगों ने भगवान बनाया। और ईया 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 ही है शायद, ईया का ब्रैकेट में लोन्स लिखा है। उर में ईया, ई ए, ईया, उर, उर वाली जो जगह है वहां पर कोई ई आ था या थी, जिसको इन लोगों ने भगवान मान लिया था। वो लोग यहाँ पैदा नहीं हुए थे। पैदा होके जब आके आम जिंदगी आप जीते हो तो आप कुछ सीखने आते हो। जब आप पैदा नहीं होते हैं, तो आपकी भावनाएं भौतिक लोगों की तरह नहीं होती हैं। अलग संस्कार, अलग पर्सनालिटी, अलग स्वभाव होता है इन लोगों का। तो जॉन कहता है कि ये हॉक और ये एटलांटिस, ये लोग, ये इनका जो ग्रुप था, वो लोग यहाँ क्या करने आए थे, आप कुछ बता सकते हैं? तो टॉम कहता है वो यहाँ सिखाने आए थे, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए थे। तो एंड्रू कहता है कि क्या वो उस समय पर इस धरती के ऊपर ही थे? तो टॉम कहता है हॉक जो थे वो क्रेट में रहते थे, जिसे आप लोग अब क्रेट कहते हो, CRETE। और जो दूसरे लोग थे वो एक अलग जगह पर थे, लेकिन वो लोग एक दूसरे से बातचीत और आना जाना, मतलब उन लोगों का रिश्ता एक तरह से बना हुआ था, क्योंकि उनके पास इस तरह के उपकरण थे जिससे वो एक दूसरे से बात कर सकते थे, क्योंकि वो यहाँ पर सभ्यता को बसाने आए थे, या लीडर्स थे, या यहाँ मदद करने आए थे लोगों की। तो जॉन कहता है तो फिर क्या वो भगवान नहीं थे, या उन्हें भगवान नहीं माना जाता था? तो टॉम कहता है हाँ, वो थे। दूसरा कोई लीडर था जो फ्लोरिडा और बहामास में रहता था, वहाँ पर उसका बेस था। वो जगह अब यहाँ पर अब नहीं है। वो हिस्सा धरती का अब यहाँ नहीं है, या पता नहीं पानी में चला गया। एंड तो वो कहता है कि वे अन्य नेता वहाँ केंद्रित थे जहाँ अब आपके पास फ्लोरिडा और बहामास है। वो एक हिस्सा है जो अब वहाँ नहीं है। और जो अकेसू में
हॉक का उत्तराधिकारी बना था, वो आपके दक्षिण अमेरिका के तट पर एक स्थान पर नेता था। तो आपके साउथ अमेरिका में जो who had succeeded, जो हॉक के बाद जो आकेसु उनका लीडर बना था, वो किसी टापू पे, साउथ अमेरिका के किसी टापू पे है, ऑफ द कोस्ट, मतलब साउथ अमेरिका के किसी टापू के तरफ है। वहाँ कुछ द्वीप हैं, लेकिन परिणामी द्वीप नहीं है। परिणामी, अच्छा, वहाँ कुछ द्वीप द्वीप हैं, लेकिन कुछ खास नहीं है। वो ये एक बहुत बड़ा भूभाग था, और इन भूभागों के बीच समुद्र फैला हुआ था। मतलब वहाँ पर, इसका मतलब कि साउथ अमेरिका बहुत बड़ा था, और अब वहाँ पर पानी आ गया है, लेकिन उस समय पर ये बहुत बहुत बड़ा था, और उनके बीच बीच में कहीं कहीं समुद्र था, तो वो टापू थे एक तरह से। तो एंड्रू कहता है 11,000 साल, 11,000 बिफोर क्राइस्ट बीसी के पहले के क्रेटन कॉल, क्रेटन पीरियड में, मतलब कि उस काल में, क्रीट, क्रेट, उसने बोला था ना पहले, क्रेट, क्रेट के समय पर क्या हॉक सभ्यता वहां पर थी, और क्या लोग उसके बारे में जानते थे, और वो यहाँ से कब गया? तो टॉम कहता है मुझे हमारे अस्तित्व के मस्तिष्क में नाम नहीं मिल रहा है कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हेरोनिमस जैसा होगा। तो उसने नहीं छोड़ा, वो नहीं गया, वो यहीं पे था। एल्टियन सभ्यता के अंत के बाद वो मिस्र में होरस बनने तक जारी रहा, मतलब कि इजिप्ट में वो जब वहां पर गया तो वहां पर लोगों ने उसे होरस का नाम दे दिया। एल्टियन सभ्यता के खत्म होने के बाद, तब तक था वो वहां पर, इतने साल जिया है और तब भी जवान रहा है। तो एंड्रू कहता है मैं देख रहा हूँ, और मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब हाँ, मुझे समझ में आया, और मैं जिस संस्कृति को ले के बारे में बात कर रहा हूँ या समझ रहा हूँ, वो तब गायब हो गई जब तथाकथित अटलांटिस संस्कृति गायब हो गई। कि मतलब वो अटलांटिस सभ्यता गायब हो गई, तब जब अटलांटिस की सभ्यता गायब हुई, तब उनकी सभ्यताएं, उनकी संस्कार, उन्होंने जो कुछ भी सिखाया, वो सब भी गायब हो गया। तो टॉम कहता है कि अम, गायब हो गई, इसे निगल लिया गया, समुद्र खा गया या इंसानियत खा गई, वहां अवशेष हैं, कुछ हिस्से बाकी हैं, और उन लोगों के अवशेष हैं जो भूल गए हैं, लेकिन अम, लेकिन वो वास्तव में पहले की तरह ही पूजा करते हैं। मतलब उनका भगवान को पूजने का, या उनके चीजें जो भी पूजा पाठ करने का तरीका वही है, बाकी का वो लोग भूल गए हैं। कुछ छोटे छोटे हिस्से अभी भी चलते आ रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इसे क्यों निगल लिया गया, या एक तरह से इसे क्यों हड़प लिया, या भूल ही गए? मतलब करते करते हम लोग कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इस तरह से बस वो खत्म ही हो गया समय। तो एंड्रू कहता है नहीं, हमें समझ नहीं आता क्यों। तो टॉम कहता है क्या आप जानना चाहेंगे? तो एंड्रू कहता है हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो टॉम कहता है जैसे जैसे नेता आपस में मिले, ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उस मेल जोल का विरोध किया, कि हॉक, एल्टिया, ये लोग आपस में क्यों मिल रहे हैं। तो हॉक और अन्य नेताओं को लगा कि वे इतने शक्तिशाली हैं कि यदि वे आपस में मिल जाएं तो इस विरोध पर काबू पा सकते हैं, जो लोगों का विरोध हो रहा था। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि विरोध करने वालों की इच्छा अधिक प्रबल थी। फिर तीनों नेता एक साथ आए, और उसी समय से भारी नुकसान के कारण, ओके, तो तब उन्होंने हमारे साथ मिलकर इजिप्ट के संस्थापक बनने का निर्णय लिया।
अच्छा सॉरी, फिर तीनों नेता एक साथ आए और उसी समय से भारी नुकसान के कारण उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अरे माँ, अच्छा। तब उन्होंने हमारे साथ मिलकर इजिप्ट के संस्थापक बनने का निर्णय लिया और इजिप्ट की वो अम, स्थापना की। उनमें से एक ने जाकर उर की स्थापना की और फिर बाद में वे फिर एक साथ आए, मतलब कि उन्होंने जाके उर की भी स्थापना की और फिर वो आकर हमसे वापस मिल भी गए। आई थिंक ये सब 20 मिनट हुआ, तो मैं आगे पढ़ लेती हूँ। तो एंड्रू कहता है अच्छा, तो ये जो अटलांटिक का की सभ्यता थी, ये जो गायब हो गई या वो फैल गई, जैसे कि गायब इस तरह से हो गई कि जैसे कि भगवान ने प्रलय लाकर ऐसे उसको गायब किया था, तो क्या ये सही में क्या क्रिएटर ने किया था कि भगवान ने किया था या क्या था? तो टॉम कहता है हम लोग बहुत गुस्से में थे, नाराज थे, वी वर एंग्री। तो एंड्रू कहता है यू वर एंग्री, वर यू, मतलब क्या आप उन लीडर्स से नाराज थे जो उस उन हालात को संभाल नहीं सके? तो टॉम कहता है नहीं, ये हमारी समझ में हमारी नादानी थी, अम, कि हम इस धरती की तीसरी घनत्वता को ठीक से पहचान नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और ये यूं कह लो कि गुस्से से ज्यादा हम दुखी थे, बहुत दुखी थे। अब हम दुखी नहीं हैं, हम नाराज नहीं हैं, हमें अम, करुणा और सद्भावना समझ में आ गई है। और अब हमारे समझ में आ गई है नहीं, मतलब अब हमें बल्कि लोगों के प्रति सद्भावना महसूस होती है, करुणा महसूस होती है। पर उस वक्त हम इतने दुखी हो गए थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये अब हमें समझ में आ गया कि ये तीसरी घनत्वता ऐसी है कि लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, तो कुछ नहीं किया जा सकता है इनका। ये भौतिक सुखों में बिल्कुल डूबते जा रहे हैं। तो एंड्रू कहता है कि ये जो अटलांटिक की जो अटलांटियन सिविलाइजेशन थी, उनकी सभ्यता किस स्तर पर थी और कितनी उन्नति कर चुकी थी, क्या उसका एक छोटा उदाहरण दे सकते हैं? तो टॉम कहता है कि तुम जिस सभ्यता में हो, तुमने जो इस दुनिया में इस समय पर धरती के लोगों ने जो उन्नति प्राप्त कर ली है, वो एटलांटियंस के उन्नति का एक महज छोटा सा हिस्सा है। ओ, एंड्रू कहता है तो हम क्या इतने पिछड़े हुए हैं? अच्छा, तो उनकी सबसे बेहतरीन जो अचीवमेंट थी, मतलब उन्होंने हर तरह से उन्नति करके जो हासिल किया था, वो क्या थी? अगर आपको याद हो या आपको पता हो एटलांटियन सिविलाइजेशन में, तो टॉम कहता है उनकी अचीवमेंट या उन्होंने जो हासिल किया था वो था मेडिसिन की फील्ड में, मतलब कि दवाई, हीलिंग। तो वो तुम लोग आज जो दवाइयाँ खाते हो ना, उससे कहीं ज्यादा कुदरती दवाइयों कुदरती दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे, मतलब पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों के से बनी हुई दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे। और उनके सामने तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत पिछड़े हुए हो। उनके पास इतना ज्ञान था, इतना कुछ उन्हें आता था कि वो सिर्फ दिमाग से चीजों को इधर से उधर हिला सकते थे और सिर्फ सोच के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। अगर उनको ये सब नहीं आया होता, if it had not been that below their waist they were always in trouble, then it would have been a fine civilization. उनकी सबसे बड़ी
प्रॉब्लम ये थी कि कमर के नीचे, पेट के नीचे वो हमेशा मुश्किल में होते थे, मतलब कि वही फंसे हुए होते थे। तो अगर वो नहीं होता तो वो जो भौतिक सुखों में वो जो बहते चले गए, तो वो बहुत ही बेहतरीन सभ्यता होती। एंड्रू कहता है अच्छा, और उनकी दवाई जो थी, क्या वो उन्हें इस चीज, इस प्रॉब्लम में मदद नहीं कर सकती थी? टॉम कहता है कि अब बात वो नहीं है, उनको मजा आता था और उनके मजे लेने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब आपको उसकी इतनी लत लग गई हो, आदत इतनी पड़ गई हो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, तो वो ऐसे हो जाता है कि तुम सच जानना चाहोगे। असल में हमें नहीं पता कि वो सच जो हम बताएंगे वो आपके धरती के लोगों से हैंडल होगा कि नहीं, क्या आप लोग बर्दाश्त कर सकोगे? तो जॉन कहता है आप बता दो, हम सोचेंगे कि लोगों को बताना है कि नहीं बताना है, मतलब कि किताब में लिखना है कि नहीं लिखना है। तो टॉम कहता है कि अ, दवाई, मेडिसिन का जो ज्ञान है या नॉलेज है, उसको इस्तेमाल करने के बजाय जो उनके पास था, वो उनके दिमाग को तेज करने के बजाय उनकी शारीरिक मुश्किलों, बीमारियों, मानसिक, भावनात्मक, उसको उभारने, मतलब तरक्की करने के बजाय उन लोगों ने अम, अपने अपना ये ज्ञान गलत चीजों में इस्तेमाल किया, मतलब कि अपने वो भौतिक सुख जो जिनका वो मजा ले रहे थे, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, लिंग को कैसे बढ़ाया जाए। तो एंड्रू कहता है ओ अच्छा, और उनमें से क्या कोई लोग अब भी इस धरती पर हैं या वो सब? तो टॉम कहता है वो वो बन गए थे भौतिक इंसान की तरह, लेकिन अब वो इस धरती के ऊपर नहीं है। तो जॉन कहता है अच्छा, मैं चाइना के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उनका जो दवाई का तरीका है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक्यूपंक्चर वगैरह इस तरह की चीजें, तो क्या ये एटलांटियंस की तरफ से आया था? तो टॉम कहता है कि अल्टमा के लोगों का जो ज्ञान था दवाई के बारे में, उसके उसके साथ अगर आप उसकी तुलना करो, तो ये तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, प्रिमिटिव है। लाइट की जरूरत नहीं, ओके। तो बहुत ही अच्छा, सॉरी, पिछड़ा हुआ है। अ, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं, जो यहाँ पर तुम लोग ये एलोपैथिक दवाइयाँ करते हो, जो भी करते हो, इससे काफी एडवांस्ड है। तो अटलांटियन का जो दवाई और इलाज करने का तरीका था, तो ये मुमकिन था कि आपका असली हार्ट और असली ब्रेन भी निकाल कर उसकी जगह दूसरा लगाया जा सकता था। उनका मेडिसिन और वो इतना उन्नति इतनी कर चुके थे। लेकिन तुम्हारे मेडिसिन की ब्रांच में तुम मतलब कर सकते हो, एक हाथ, एक टांग, इस तरह से तुम अदली बदली कर लो, नकली लगा दो। और तुम जो ये दिल के अंदर वो नकली दिल लगाते हो, वो क्या लगाते हैं, वो कुछ स्टेंट पेंट पता नहीं क्या, तो वो जो कुछ भी तुम लगाते हो ना, उसके अंदर असली दिल वाली धड़कन नहीं होती, वो जान नहीं होती। उस समय पर जो था कि वो लोग इस तरह के जो हार्ट ब्रेन चेंज करते थे बिना किसी मुश्किल के, और करने के बाद
बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। जैसे यहाँ पर पहले तो तुमको महीनों बिस्तर पे बैठना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती, ऐसा कुछ नहीं था। विदाउट सिवियर प्रॉब्लम्स फॉर द फिजिकल बॉडी। ऐसा नहीं है कि मतलब काट दिया पीट दिया। और उनके जो ऑर्गन्स थे वो ट्रांसप्लांट जब करते थे, तो to those that they were also the organs that were transplanted were far superior to those that they were replacing। मतलब वो ऐसा होता था कि अगर एक का दिल बदला जा रहा है तो उसका दिल किस हालत में है, उससे दूसरा जो दिल लगाते थे वो बहुत बेहतर होता था। तो ऐसा नहीं कि किसी का भी उठा के लगा दिया, एक 25 साल के लड़के में 50 साल के या 30 साल के बंदे का दिल लगा दिया, ऐसा नहीं। तो एंड्रू कहता है अच्छा वाह क्या बात है। अगर उनमें इतनी काबिलियत थी जैसे कि तुम कह रहे हो, तो उनकी जिंदगियां तो बहुत लंबी होती होंगी। मतलब वो अपनी जिंदगी को बढ़ा देते होंगे नहीं? तो टॉम कहता है हाँ, असल में वो यहाँ पर यही करने आए थे और वही उनका प्रोजेक्ट था कि यहाँ के लोगों को सिखाना कि भाई कैसे करना है। तो सिखाने के बजाय वो अपनी मौज मस्ती में लग गए। तो एंड्रू कहता है कि उनकी जिंदगी कितनी लंबी होती होगी, मतलब अगर उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिले अल्टिया के दिनों में। तो टॉम कहता है अगर मैं सच बोलूं तो कम से कम कुछ हजार वर्ष, तुम्हारे कुछ हजार वर्ष, 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, कुछ हजार वर्ष तक वो जीते थे। उफ। और एंडू कहता है और इतने लंबे समय के बाद भी, इतनी लंबी जिंदगी होने के बाद भी उनमें बुद्धि नहीं आई। तो टॉम कहता है वो तो ट्रांसप्लांट करने में बिजी थे, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, सेक्सुअल ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट कर दिए, ब्रेन ट्रांसप्लांट कर। तो एंड्रू कहता है ओ अच्छा, तो क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि हम लोगों को भी कभी उनकी वो, उनका वो ज्ञान और उनकी वो नॉलेज कभी मिलेगी? तो टॉम कहता है ये सारी नॉलेज तुम्हारे धरती के डॉल्फिन्स के दिमाग में है। उनके पास हर सवाल का जवाब है, समझे? अरे बाबा। और इसके बाद काफी लंबा जवाब है उसका। वो कहता है कि हम तुमसे एक बात कहते हैं,